हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे, यानी जो उच्चावच प्रदेश हैं उनको डिस्कस करेंंगे। उच्चावच प्रदेशों को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने निर्माण के इस प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पैंथालासा के रूप में विभक्त थी। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हुए। उत्तरी भाग को हम अंगारा लैंड कहने लगे और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाने लगा। और इन दोनों भूखंडों के मध्य का जो सागरीय क्षेत्र था वो टेथिस सागर कहलाने लगा। राजस्थान का ये जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की जो झीलें हैं वो टेथिस सागर का अवशेष हैं, जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अब राजस्थान को अगर सामान्य रूप से हम भौतिक विभागों में या भूआकृतिक प्रदेशों में विभक्त करना चाहें तो हम 4 भूआकृतिक प्रदेशों में इन्हें विभक्त कर सकते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट भी कह सकते हैं इसको, वेस्टर्न डेजर्टिक रीजन भी कह सकते हैं। ये वाला जो भाग है ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये सारा भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ये जो रीजन है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश का रीजन है। तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग। मैप के अंदर हम इस पूर्वी मैदानी भाग को दर्शाना चाहें तो ये जो पिंक कलर में जो भी कलर्ड एरिया जो हमें दिख रहा है ये सारा पूर्वी मैदानी भाग से का एरिया है जो नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है। उसके बाद जो चौथा भौतिक विभाग या भूआकृतिक प्रदेश राजस्थान का जो है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग को हम राजस्थान के मैप में दर्शाना चाहें तो हम ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इस रूप में इसको दर्शा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया राजस्थान के जो चारों भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में। अब सबसे पहले हम लेते हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। देखिए, जैसलमेर क्षेत्र में चट्टानों में प्राप्त समुद्रिक जीवाश्मों के आधार पर यह माना जाता है कि अपर टर्शरी काल तक पश्चिमी मरुस्थलीय भाग पर टेथिस समुद्र विस्तृत था, जो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे खिसकता गया। टेथिस सागर के पीछे खिसकने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सिकुड़न क्रिया से ऊंची हुई समुद्र तली से इस क्षेत्र का उद्भव हुआ। इस क्षेत्र में मौजूद खारे पानी की झीलें यहाँ टेथिस सागर होने का प्रमाण हैं। पश्चिमी रेगिस्तान के बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र में तेल व प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार मिलने का कारण भी टर्शरी काल की चट्टानों की मौजूदगी को ही माना जाता है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार टर्शरी काल की चट्टानों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग की पश्चिमी जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानती है, आपको ये ध्यान होगा। और इसकी जो पूर्वी सीमा है राज्य को 2 जलवायुवीय भागों में बांटने वाली अरावली पर्वतमाला है, ओके। और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। राज्य के इस मरुस्थलीय भूभाग की दक्षिणी सीमा गुजरात से लगती है और उत्तरी सीमा पंजाब व हरियाणा राज्य में से लगती है। अब हम अगर मरुस्थलीय प्रदेश के सामान्य ढाल की बात करें तो जनरल स्लोप जो है पूरब से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण है। और दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें कि मरुस्थलीय प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वो किस ओर है तो उत्तर पूरब से दक्षिण की ओर इसका सामान्य ढाल है। और जब हम इस मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई की बात करें तो इस मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 से 300 मीटर के मध्य है। ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चंस स्लोप को लेकर और जो ऊंचाई है उसको लेकर पूछा जाता है। तो स्लोप हुआ उत्तर पूरब से दक्षिण की ओर, ईस्ट टू वेस्ट तथा उत्तर से दक्षिण, ठीक है। और समुद्र तल से जो हाइट हुई, ऊंचाई हुई इस क्षेत्र की वो 200 से 300 मीटर के मध्य हुई। अब हम आते हैं इसके एरिया की ओर, यानी जो हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके एरिया की जब हम बात करें तो देखिए, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 61% जो भाग है वो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, 61% एरिया। स्क्वायर किलोमीटर्स में, वर्ग किलोमीटर में हम इस एरिया को जानना चाहें तो 2,09,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है।
अब अगर हम दूसरा पॉइंट इसका एक्सटेंशन की बात करें, विस्तार की बात करें राजस्थान के, तो देखिए इसका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एक्सटेंशन, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का जो एक्सटेंशन है वो 640 किलोमीटर है, 640 किलोमीटर है। और जो इसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है वो इसका कितना है, 300 किलोमीटर के आसपास है। यानी इसकी लंबाई हम देखें तो लंबाई 640 किलोमीटर है, और अगर हम चौड़ाई देखें इस क्षेत्र की तो वो 300 किलोमीटर के आसपास है। आपको इस विस्तार के जो एरियाज़ हैं ये याद रखना है। मरुस्थलीय प्रदेश की लंबाई 640 किलोमीटर, मरुस्थलीय प्रदेश की जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर के आसपास है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इस क्षेत्र में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। ये जो मैप है इसमें हम राजस्थान की जो वेस्टर्न डेजर्ट का जो एरिया है उसमें उसका जो डेजर्टिक पार्ट है सैटेलाइट इमेज भी देख सकते हैं। ये पूरा रेतीला प्रदेश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब जो हम बात करते हैं जिलों की, देखिए राजस्थान के इस मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले सम्मिलित हैं। यानी इसका जो मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में है। मैप के अंदर भी हम देख सकते हैं गंगानगर हुआ, ये हनुमानगढ़ हुआ, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो पाली, सिरोही, ये जो ज़िले हैं ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रह जाएगा 12 ज़िले सम्मिलित हैं। जो हमारा डेजर्टिक रीजन है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसके अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब संपूर्ण पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो समान उच्चावच नहीं रखता। मतलब इसमें जो भूआकृति है, जो रिलीफ है वो समान नहीं है, बल्कि इसमें हमें भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता के कारण इसको हमने 2 उप प्रदेशों में विभक्त किया है। यानी क्योंकि इसमें समान उच्चावच नहीं, जहाँ समान उच्चावच होता तो हम एक ही क्षेत्र में रखकर इसको स्टडी करते, और क्योंकि इसमें ये पूरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश समान उच्चावच नहीं रखता है इसलिए इसको हमने 2 प्रदेशों में विभक्त किया है। और ये 2 प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला तो है रेतीला शुष्क मैदान जिसे हम सैंडी डेजर्ट कहते हैं, और दूसरा है अर्ध शुष्क मैदान जिसे हम सेमी एरिड डेजर्ट कहते हैं। अब मैप के अंतर्गत हम इसको दर्शाना चाहें तो ये जो भाग है, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो रेतीला शुष्क मैदान है। और अगर हम अर्ध शुष्क मैदान की बात करें तो अर्ध शुष्क मैदान जो भाग है, ये वाला जो भाग, ये अर्ध शुष्क मैदान का भाग है। अरावली श्रेणी के जस्ट पश्चिम में लगता हुआ जो क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क मैदानी भाग है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछा जाए कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इन दोनों क्षेत्रों को, यानी रेतीले शुष्क मैदान को और अर्ध शुष्क मैदान को अलग करती है, तो 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है। अब सबसे पहले हम फीचर्स डिस्कस करते हैं पश्चिमी विशाल मरुस्थल या रेतीला शुष्क मैदान या महान जो मरुभूमि है उसको डिस्कस करते हैं। महान मरुभूमि का अगर हम क्षेत्र देखें तो ये जो वेस्टर्न जो पोर्शन अपन को दिख रहा है, ये वाला राजस्थान का, ये इसके अंतर्गत आता है। अब इस जो क्षेत्र है, ये जो महान ग्रेट इंडियन डेजर्ट वाला क्षेत्र है, इसमें वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 20 सेंटीमीटर तक रहता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होने के कारण इस प्रदेश को शुष्क बालुका मैदान भी कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग बालुका स्तूपों से आच्छादित है। यह बालुका स्तूपों से का ढका भूभाग पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ और गुजरात से लेकर पंजाब तक विस्तृत है। ये पश्चिमी शुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के द्वारा जो विभक्त है, और जो रेड क्लिफ रेखा है इसके पश्चिम में पड़ती है। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को भी हम 2 भागों में विभक्त करते हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। अब बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश को हम देखें तो ये जो पोर्शन है ब्राउन वाला, ये इसके अंतर्गत आता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश।
और जब हम बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें, यानी ये वाला जो बीच का पोर्शन है, ये एक छोटा सा जो एरिया है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब डिस्कस करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को। देखिए, बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में बालू रेत के विशाल टीले पाए जाते हैं जो तेज हवाओं के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं, यानी हवाओं के साथ साथ ये टीले अपने जगह को परिवर्तित करते रहते हैं। ये बालू का स्तूप वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का परिणाम है। इनका स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य में सर्वाधिक होता है। आपको ये ध्यान रखना है, बालू का स्तूप जो है वायु अपर्दन और निक्षेपण का परिणाम है, और इनका जो स्थानांतरण है इस एरिया में पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में मार्च से जुलाई माह के मध्य सबसे ज़्यादा होता है। इस रेतीले शुष्क मैदान के बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र में कई प्रकार के बालू का स्तूप आपने देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख बालू का स्तूप इस तरीके से हैं। पहला है पवनानुवर्ती व रेखीय बालू का स्तूप। देखिए, ये बालू का स्तूप इस रेगिस्तानी भाग के पश्चिम में तथा दक्षिण भाग में मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। इन पर वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन स्तूपों में लंबी धुरी वायु की दिशा के समानांतर है। इस पिक्चर में भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरा है बारखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। पिक्चर के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बारखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप इस प्रकार के होते हैं, और ये चूरू, जैसलमेर, सीकर, लूणकरणसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर आदि में हमें देखने को मिलते हैं। ये गतिशील, प्रयुक्त व नवीन बालू का स्तूप होते हैं जो श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। मरुभूमि के उत्तरी भाग में हमें इनकी बहुलता मिलती है। तो बारखान प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिले? ये अर्धचंद्राकार प्रकार के होते हैं, पहली विशेषता तो ये है, और नवीन बालू का स्तूप होते हैं। दूसरा, ये राजस्थान जो हमारा मरुभूमि है उसके उत्तरी भाग में ये अधिकांशतः देखने को मिलते हैं। चूरू, जैसलमेर, सीकर, लूणकरणसर, सूरतगढ़, और कुछ बाड़मेर व जोधपुर के हिस्सों में भी हमें देखने को मिलते हैं। अगला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। देखिए, बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में ये अनुप्रस्थ प्रकार के बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बने होते हैं। ये स्तूप अर्धशुष्क भागों में अधिक स्थिर रहते हैं तथा मरुभूमि में पूर्वी एवं उत्तरी भागों में अधिक पाए जाते हैं। फिर अगला जो सैंड ड्यून्स का प्रकार है रेगिस्तान में पाए जाने वाला, वो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये सभी मरुभूमि जिलों में विद्यमान रहते हैं। मिक्स फॉर्म में हर जगह मिल जाएंगे आपको, हर क्षेत्र में। इनका निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन से होता है, और आकृति अगर हम देखें तो महिलाओं की हेयरपिन के समान होती है पैराबोलिक बालू का स्तूपों की। फिर आता है तारा बालू का स्तूप। देखिए, मोहनगढ़ और पोखरण ये जैसलमेर के अंदर है, और गंगानगर के सूरतगढ़ में ये हमें तारा प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इन बालू का स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से अन्यतवादी एवं संश्लिष्ट पवनों के क्षेत्र में ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तारा युक्त बालू का स्तूप कहाँ, स्टार शेप्ड सैंड ड्यून्स कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण में, और गंगानगर के सूरतगढ़ में। फिर अगला जो बालू का स्तूप हमें देखने को मिलता है वो है नेटवर्क बालू का स्तूप। ये उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय भाग के अंतर्गत जो हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। फिर हिसार, भिवानी वाला जो एरिया है हरियाणा का, वहां तक इनका विस्तार है। ये सारे सैंड ड्यून्स के टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, जब हम डेजर्ट की बात करते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करते हैं, तो मरुस्थल हमारे यहाँ पर जो ये मरुस्थलीय भाग है 3 प्रकार से पाया जाता है। एक मरुस्थलीय प्रकार है इर्ग। इर्ग क्या है? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है, और ये संपूर्ण रेतीला मरुस्थल जो है हमें जैसलमेर के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा है हम्माद। हम्माद एक संपूर्ण पथरीला मरुस्थल है। जोधपुर के कुछ भागों में हमें संपूर्ण पथरीला मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा। तीसरा है रेग। रेग रेतीला और पथरीला मरुस्थल दोनों मिश्रित रूप है। तो जैसलमेर का एक कुछ भाग है, वहां पर हमें रेग प्रकार का मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें रेतीला और पथरीला दोनों विस्तार पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। देखिए, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश हमने देखा कि ये जो बीच वाला जो एरिया है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का कुछ भाग आ गया, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। देखिए, ये जैसलमेर का हिस्सा है, ये जोधपुर का हिस्सा है, और ये बाड़मेर का हिस्सा है। तो ये जो एक छोटा सा आपको सेंट्रल पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का है। रेतीले शुष्क मैदान के पूर्वी भागों में बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी स्थित है, जिसमें बालू का स्तूपों का अभाव है।
ये जो फलौदी और पोखरन तहसील है उसका कुछ भाग जो है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। वहीं जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश भी इसे कहते हैं। तो 3 एरियाज आ गए, जैसलमेर शहर के आसपास का एरिया, फिर फलौदी व पोखरन का आसपास का एरिया और कुछ बाड़मेर का, उत्तरी बाड़मेर का एरिया इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। अब हम बात करते हैं, अब इस क्षेत्र की हम बात करें तो इस क्षेत्र में जुरासिक काल एवं टर्शरी व प्लिस्टोसीन काल की परतदार चट्टानों का बाहुल्य है। किसमें? ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसके अंतर्गत जुरासिक काल और टर्शरी व प्लिस्टोसीन काल की परतदार चट्टानें। और परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं? परतदार चट्टानें अवसादी चट्टानों को कहते हैं। इयोसीन काल एवं प्लिस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था, टेथिस सागर, जो हम बात कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जिसके अवशेष यहाँ पाए जाने वाले चट्टानी समूहों में हमें देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में कठोर चट्टानें समतल व छोटी पहाड़ियों के रूप में विस्तृत हैं। इसमें चूना पत्थर व बलवा पत्थर की चट्टानें मुख्य हैं। चूना पत्थर को हम लाइमस्टोन कहते हैं और बलवा पत्थर को हम सैंडस्टोन कहते हैं। जैसलमेर शहर जुरासिक काल के बलवा पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर शहर जुरासिक काल के बलवा पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। इन चट्टानों में वनस्पति अवशेष एवं जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी फॉसिल्स जिसे हम कहते हैं, वो इन चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसलमेर के राष्ट्रीय उद्यान में स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो इसका अनूठा उदाहरण है। इस यहाँ की जो चट्टान है इनमें हमें जीवाश्म देखने को मिलते हैं। इस प्रदेश के अवसादी शैलों में भूमिगत जल का विशाल भंडार है। लाठी सीरीज क्षेत्र इसी भूगर्भीय जल पट्टी का अच्छा उदाहरण है। इन्हीं टर्शरी चट्टानों में प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेल के भी हमें व्यापक भंडार मौजूद हैं या देखने को मिलते हैं। बाड़मेर का गुड़ामलानी, बायतू आदि और जैसलमेर क्षेत्र में तेल व गैस के व्यापक भंडारों के मिलने का जो कारण है, यहाँ टर्शरी काल की चट्टानों का होना ही माना जाता है। बेसर श्रेणी, जैसलमेर श्रेणी व लाठी श्रेणी में मध्यजीवी महाकल्प के जुरासिक कल्प की चट्टानें मौजूद हैं। पश्चिमी महान मरुस्थल के पूर्वी भाग में कच्छ के रण से शुरू होकर बीकानेर की महान मरुभूमि तक फैले हुए इस मरुस्थलीय भाग को लघु मरुस्थल भी कहते हैं। इस भाग में बालू का स्तूपों के बीच बीच में कहीं कहीं पर हमें निम्न भूमियां देखने को मिलती हैं, जहां वर्षा का पानी भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें हम रण कहते हैं। अब अगला हम चलते हैं राजस्थान बांगड़ या अर्धशुष्क मैदान। देखिए, राजस्थान का जो अर्धशुष्क मैदानी मरुस्थल है उसको हम राजस्थान का बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। मैप के अंदर हम देखें तो ये जो एरिया है ये राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। जो अब राजस्थान के बांगड़ प्रदेश की हम बात करें या अर्धशुष्क मैदान की बात करें तो ये शुष्क रेतीले मरुस्थल के पूर्व में व अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में लूनी नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में अवस्थित है। ये अर्धशुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में स्थित है और एक आंतरिक प्रवाह वाला क्षेत्र है। इसका उत्तरी भाग जो है वो घग्गर का मैदान है, उत्तर पूर्वी भाग शेखावाटी का आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है व दक्षिण पश्चिमी भाग लूनी नदी बेसिन का भाग है और मध्यवर्ती भाग नागौरी उच्च भूमि है। इस संपूर्ण क्षेत्र जो है वो शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु के मध्य का एक संक्रमणीय या परिवर्ती जलवायु वाला क्षेत्र है। संक्रमणीय या परिवर्तित, जिनको हम ट्रांजिशनल जोन भी कहते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा इस प्रदेश के पश्चिम में स्थित है और इस संपूर्ण प्रदेश को हम टोटल 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये 4 भाग कौन कौन से हुए? घग्गर का मैदान। देखिए, घग्गर का मैदान को हम देखें तो जो ब्लू वाला पोर्शन है ये घग्गर का मैदान है उत्तर में। उसके बाद लूनी बेसिन या गौडवाड़ क्षेत्र। लूनी बेसिन और गौडवाड़ क्षेत्र को आप देखो तो ये वाला जो दक्षिण पश्चिमी जो भाग है ये, जिसमें बाड़मेर, पाली, सिरोही का कुछ हिस्सा, जालौर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। ये लूनी बेसिन या गौडवाड़ क्षेत्र है। उसके बाद आता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि नागौर के आसपास के क्षेत्र को कहते हैं। ये जो एक बीच में मध्य जो भाग है ये नागौरी उच्च भूमि का पार्ट है। और चौथा जो है शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। मैप के अंदर हम शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को देखें तो ये शेखावाटी वाला जो एरिया है जिसमें उत्तरी नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के भाग सम्मिलित हैं। तो ये क्लियर हो गया। जो अर्धशुष्क मैदान या जिसको हम बांगड़ क्षेत्र कहते हैं वो 4 भागों में विभक्त है। कौन कौन से भाग हैं? घग्गर का मैदान,
ये घग्गर का मैदान आ गया, और फिर शेखावाटी का लूनी बेसिन आ गया, उसके बाद नागौरी भूमि आ गई, फिर शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र आ गया। अब सबसे पहले हम लेते हैं घग्गर के मैदान को। घग्गर का मैदान वाला भाग मैं आपको बता चुकी हूँ, ये उत्तरी भाग है घग्गर का मैदान। मैप के अंदर आप ध्यान रखिएगा, जब आंसर लिखें तो आपको ये ड्रॉ करना है, ये वाला मैप का जो एरिया है। देखिए, अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित इस मैदानी भाग का निर्माण मुख्यतः घग्गर, वैदिक सरस्वती, सतलज व चैतांग नदियों के जलोढ़ मिट्टी से हुआ। ये सभी नदियां क्वाटरनरी कल्प में हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में प्रवाहित होती थीं, जो कालांतर में जलवायु परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गईं और यह क्षेत्र शुष्क जलवायु क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। ये घग्गर का मैदानी क्षेत्र मुख्यतः हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में विस्तृत है। इस क्षेत्र में वर्तमान में घग्गर नदी प्रवाहित होती है, जो मृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। यानी घग्गर नदी को हम मृत नदी या डेड रिवर भी कहते हैं। ये नदी भटनेर के पास रेगिस्तान में लगभग विलुप्त हो जाती है। भटनेर का जो किला है उस एरिया के आसपास ये विलुप्त हो जाती है। वर्षा ऋतु में इसमें कई बार बाढ़ आ जाती है, जो हनुमानगढ़ जिले को जलमग्न कर गंगानगर के सूरतगढ़ तक पहुंच जाती है। इस नदी के पार्ट को हनुमानगढ़ क्षेत्र में हम नाली कहते हैं। घग्गर में अधिक बाढ़ आ जाने पर इसका पानी जो है वो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। आरएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको कौन सी नदी का जल बाढ़ आने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, तो घग्गर नदी का जल बाढ़ अधिक पानी आने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। घग्गर नदी पौराणिक काल की सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, और अब सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। अगला जो क्षेत्र है वो लूनी बेसिन या गौडवाड़ क्षेत्र। देखिए, लूनी बेसिन और गौडवाड़ क्षेत्र का भाग हम देखना चाहें मैप के अंदर, तो ये वाला जो पार्ट है ये लूनी बेसिन और गौडवाड़ क्षेत्र का पार्ट है, आपको ये मैप में ड्रॉ करना है। लूनी एवं उसकी सहायक नदियों के इस अपवाह क्षेत्र को हम गौडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं, दोनों ही नाम से जानते हैं। इसमें जोधपुर, जालौर, पाली आदि के क्षेत्र शामिल हैं। यह नदी निर्मित अर्धशुष्क मैदानी भाग है। इस क्षेत्र में जालौर सिवाने की पहाड़ियां स्थित हैं, जो ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा मालानी पहाड़ियां एवं चूने के पत्थर की चट्टानें भी इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। इस भाग को वर्तमान स्थलाकृति व उच्चावच के निर्माण का प्रमुख कारण जो है वो प्रारंभिक क्षरण और वायु अपर्दन माना जाता है। यानी इसका भाग का जो वर्तमान जो स्थलाकृति उच्चावच जो है उसके निर्माण का प्रमुख कारण प्रारंभिक जल क्षरण और वायु अपर्दन रहा है। कच्छ के रण से वायु द्वारा बालू रेत के बिना किसी बाधा के यहाँ तक बहाकर ले आने से नदियों के मार्ग अवरुद्ध होते रहते हैं। यहाँ पर फलतः वे अपना मार्ग बदल लेती हैं। इस प्रदेश में बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी जो है वो नमक युक्त चट्टानों और नमक के कणों व मरुस्थलीय प्रदेश के अपवाह तंत्र के कारण खारा हो जाता है। इस क्षेत्र में जसवंत सागर, जिसे हम पच्याग बांध कहते हैं, सरदार समंद, जवाई बांध, हिमावास बांध व नया गांव आदि बांध निर्मित किए गए हैं। अब हम तीसरे प्रदेश की ओर चलते हैं, वो है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। नागौरी उच्च भूमि प्रदेश जो है अर्धशुष्क मैदानी भाग का ये जो मध्यम वाला जो पार्ट है, नागौर के आसपास का क्षेत्र मैप के अंदर ये रेड वाला जो एरिया मैं मार्क कर रही हूँ वो वाला ये है नागौरी उच्च भूमि प्रदेश। अब देखिए, राजस्थान बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि प्रदेश कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इस क्षेत्र में नमक युक्त झीलें, अंतर्प्रवाह जलक्रम, प्राचीन चट्टानें एवं ऊंचा नीचा धरातल मौजूद है। इस प्रदेश की मिट्टी में लवण यानी सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण यह क्षेत्र बंजर व रेतीला है। इस क्षेत्र में डीडवाना, कुचामन, सांभर, नावा आदि खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और यहाँ पर नमक उत्पादित होता है। इस प्रदेश में गहराई में माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, जिनसे कोशिकात्व के कारण नमक सतह पर आता रहता है। साथ ही नदियों द्वारा पानी के साथ नमक के कण बहाकर लाने आदि के कारण इनमें प्रतिवर्ष नमक उत्पादित होता रहता है। और इस भूभाग के पर्वतसर और नावा क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां भी हमें देखने को मिलती हैं तथा शेष भागों में रेतीली मिट्टी विद्यमान रहती है। क्लियर हो गया ये आपको? जो नागौरी अपलैंड वाला एरिया है, नागौरी उच्च भूमि वाला एरिया है वो। अब हम आगे चलते हैं शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को मैप में हम देखें तो ये वाले जो पट्टी जो हम देख रहे हैं ये तो आपका ये बांगड़ क्षेत्र है, और ये जो पिंक रीजन है ये शेखावाटी का आंतरिक अपवाह क्षेत्र है। अब
बांगड़ प्रदेश के इस भूभाग में चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तरी नागौर का कुछ भाग आता है। इसके उत्तर में घग्गर का मैदान और पूरब में अरावली पर्वत श्रृंखला है तथा पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल और राजस्थान अर्धशुष्क मरुस्थल को विभक्त करती है, डिवाइड करती है। तो इस प्रदेश में बारखान प्रकार के बालुका स्तूपों का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है। कम वर्षा, बालुका स्तूपों की दीवार और बालुई मिट्टी आदि के कारण इस संपूर्ण प्रदेश में आंतरिक जल प्रवाह पाया जाता है। इस प्रदेश की सभी नदियां कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खारी आदि आदि आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं जो वर्षा ऋतु में इस भाग में बहती हैं, या तो किसी झील में जाकर मिल जाती हैं या जमीन में ही मैदानी भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस प्रदेश की जो मुख्य नदियां हैं कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, ये सभी आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां हैं। और ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, आपका जो भाग है बारखान प्रकार के सैंड ड्यून्स का, वो पाया जाता है। अब 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा क्लियर हो गया, आपको डिवाइड कर रही है। इस भूभाग के अंतर्गत जल प्राप्ति हेतु कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। इस क्षेत्र में कहीं कहीं बालुका स्तूपों के बीच में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है जिसे सर या सरोवर कहते हैं। ये इस क्षेत्र की जो आंतरिक अपवाह क्षेत्र है उसकी विशेषता है। अब ये सारे भूआकृतिक प्रदेश हमने डिस्कस किए, तो हम थोड़े से और अन्य जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं रेगिस्तानी भाग की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रेगिस्तानी भाग की जो मुख्य फसलें हैं मोठ और ग्वार है। वनस्पति की हम बात करें तो वनस्पति बबूल, फोग, खेजड़ा, बेर और सेवन घास है यहाँ इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र की। मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग की। इंदिरा गांधी नहर इस क्षेत्र की मुख्य नहर और जीवन रेखा है। नहर आने के बाद इस क्षेत्र में अन्य फसलें भी उगने लगी हैं और अब धीरे धीरे यह भूभाग हरा भरा भी होने लगा है। राष्ट्रीय मरु उद्यान प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह मरु उद्यान जो है जिसे हम नेशनल डेजर्ट पार्क जो है वो जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। यहाँ पर स्थित आकलवुड फॉसिल पार्क बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हमें जैसलमेर के अंदर है ये आकलवुड फॉसिल पार्क, और यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। थार मरुस्थल थली या शुष्क बालू का मैदान नाम से भी जानते हैं हम इसको, जो पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अभी जो थार का मरुस्थल है ये किसका भाग माना जाता है, पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी पूर्वी मरुस्थल का भाग माना जाता है। यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला भाग है और इसमें सबसे अधिक जैव विविधता इसी मरुस्थल में पाई जाती है। पूरे विश्व में अगर जैव विविधता की बात करें और पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ये वनस्पति व पशु संपदा की दृष्टि से भी सभी मरुस्थलों में सर्वोत्कृष्ट है और जनसंख्या का घनत्व में भी यहाँ पर सभी मरुस्थलों के अगर हम तुलना करें तो पाया जाता है। इस संपूर्ण जो मरुस्थल है वो बालुका स्तूपों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है और अस्थायी झीलें या दलदली भूमि का निर्माण होता है। अब ये जो अस्थायी झीलें और दलदली भूमि है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसलमेर के अंदर बरमसर, भाकरी और पोखरन, बाप के अंदर जो बाप वाला जो एरिया है वो जोधपुर के अंदर आता है, और फिर बाड़मेर का जो रन क्षेत्र है वो प्रमुख है। 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है इनको अलग करती है। दूसरी और विशेषता अगर हम रिवाइज करना चाहें तो देखिए इस प्रदेश की प्रमुख नदी क्या हुई, लूनी हुई, जो पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में बहकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल का लगभग 60% भाग बालुका स्तूपों से आच्छादित है। इन बालुका स्तूपों का अपर्दन व स्थानांतरण कब होता है, मार्च से जुलाई में ज़्यादा होता है। शुष्क प्रदेश के उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पश्चिम में पाकिस्तान और दक्षिण में गुजरात हैं। ये क्लियर हो गया आपको। इस प्रदेश में कहीं कहीं चट्टानी सतह पर पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं जिसमें नागौर, बाड़मेर, जालौर, कुचामन, सीकर की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। थार मरुस्थल का एक ऐसा मरुस्थल है जिसके निर्माण में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का मुख्य योगदान है। थार का मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु चक्र को भी नियंत्रित करता है, ध्यान रखना है। ग्रीष्मकाल में तेज गर्मी के कारण इस प्रदेश में न्यून वायुदाब केंद्र विकसित हो जाता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकर्षित करता है। ये हवाएं जो हैं संपूर्ण प्रायद्वीप भाग में वर्षा
करती हैं। तो थार मरुस्थल की इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई और जो इसके बाकी जो विशेषताएँ थी और जो भौतिक विभाग थे, उपविभाग थे, वो सब आपको पता चल गए और इसको आपको मैप के साथ याद करना है।